हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपन ने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था वो दो चीजें अपन एनालिसिस टेक्निक में पढ़ चुके हैं। देखो मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अपन जो पढ़ रहे हैं वो चीज क्या है? एनालिसिस टेक्निक, विश्लेषण की विधियां। अलग अलग प्रकार से अपन डेटा को एनालाइज करते हैं, अलग अलग प्रकार से अपन डेटा को विश्लेषित करते हैं। वो जो विश्लेषण होता है वो अपन इस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 तरीके से पढ़ने वाले थे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो था एल्गोरिथम। वो अपन पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से। सेकंड जो पार्ट है वो है अपना फ्लो चार्ट, इसके बारे में भी अपन पूरा पढ़ चुके हैं। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है जो अपन आज पढ़ेंगे वो है डिसीजन टेबल, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। और लास्ट जो इसका पार्ट बचता है वो है फ्लो चार्ट। ये 4 अपने को एनालिसिस टेक्निक पढ़नी है। चारों ये विश्लेषण विधियां हैं। किस चीज को एक्सप्लेन करती है? विश्लेषण का मतलब ये एक्सप्लेन करना होता है। किस चीज को एक्सप्लेन करती है? अपने को यहां इस यूनिट के अंदर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है। और प्रोग्रामिंग के मैंने बताया 2 भाग होते हैं। प्रोग्राम जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला पार्ट उसका कहलाता है लॉजिक और दूसरा कहलाता है कोडिंग। यहां जो अपन इस चैप्टर में या इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं या जो पढ़ रहे हैं वो अपना है लॉजिक वाला पार्ट। अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि लॉजिक कैसे क्रिएट किए जाते हैं। लॉजिक एक ऐसा एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर जो सेम रहता है। आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करो, लॉजिक हमेशा सेम रहेंगे, उसी प्रकार से रन करेंगे, सेम वे के अंदर वर्क करेंगे। अब वो जो वर्किंग है उसको अपने को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वो एक्सप्लेन करने के लिए जो अपन टेक्निक यूज करते हैं उनको अपन बोलते हैं एनालिसिस टेक्निक। अब यदि अपन कोई प्रोग्राम के लॉजिक को स्टेप्स के अंदर लिखते हैं तो वो अपना कहलाता है एल्गोरिथम। अगर अपन किसी प्रोग्राम के लॉजिक को एक डायग्राम के द्वारा शो करते हैं पर्टिकुलर सिंबल्स का यूज करते हुए तो वो अपना कहलाता है फ्लो चार्ट। यदि वही काम अपन किसके माध्यम से करेंगे? टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से करेंगे तो वो अपना डिसीजन टेबल कहलाएगा। और वही काम यदि अपन अलग अलग कोड के माध्यम से करेंगे, सॉरी फ्लो चार्ट नहीं, इसको अपन बोलते हैं सूडो कोड्स। अलग अलग कोड्स के माध्यम से करेंगे तो वो अपना कहलाएगा सूडो कोड्स। ये 4 टेक्निक अपने को पढ़नी है। आज अपन शुरू करते हैं डिसीजन टेबल। देखिए डिसीजन टेबल होता क्या है? अगर अपन इसकी परिभाषा बोले तो सेम वैसी परिभाषा होगी जैसी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की है। Decision table is an analysis technique which explain programs logic, or we can say which explain computer related problems logic into steps, into table। ये 2 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मतलब डिसीजन टेबल भी एक एनालिसिस टेक्निक है जो क्या काम करती है? कंप्यूटर से रिलेटेड किसी प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्लेन करती है, या कंप्यूटर रिलेटेड किसी प्रोग्राम के या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। स्टेप्स में टेबल फॉर्मेट, मतलब सारणी के रूप में वो चीज करती है। बस अपने को यही सीखना है कि ये सारणी बनती कैसे। अब ये जो पर्टिकुलर सारणी होती है या जो टेबल होती है उसमें 2 ही चीजें अपने पास इंपॉर्टेंट है, या 2 चीजों को ये एक्सप्लेन करती है, कंडीशंस एंड एक्शंस। इन 2 चीजों को इसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है लॉजिक में। कंडीशंस का मतलब होता है शर्त। शर्त जैसे अपने को ये है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या अपने को एक्सप्लेन करनी है या उसको अपने को प्रिंट करना है तो वो इसके लिए अपन एक कंडीशन लगाते हैं, a इज लेस देन b। समझना? देखो कंडीशन क्या होता है, ये होगी कंडीशन। अब इसके एक्शंस क्या होंगे? एक्शंस इसके 2 ही हो सकते हैं, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमेशा बड़ा होगा b, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो हमेशा बड़ा होगा a। तो ये इसके एक्शंस हो गए।
ये कंडीशन और ये दोनों एक्शन इसके बेस पर लिए गए। इस प्रकार से जब अपन इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कोई सारणी बनाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डिसीजन टेबल। उसको क्या कहा जाता है? डिसीजन टेबल कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेने वाली तालिका, निर्णय लेने वाली सारणी। अब ये डिसीजन टेबल बनती कैसे? इसको बनाने के लिए अपने को यह समझना पड़ेगा कि इसके 4 पार्ट होते हैं। डिसीजन टेबल के 4 भाग होते हैं, चारों इक्वल पार्ट होते हैं। उनको अपन डबल लाइन से सेपरेट करते हैं, 2 लाइनों से अलग अलग पकड़ करते हैं, इस तरीके से। ये इसके 4 भाग होते हैं किसी भी डिसीजन टेबल। चारों भागों के अलग अलग नाम होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं कंडीशन स्टब। इसके नीचे जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं एक्शन स्टब। इसके सामने यहां जो भाग होता है वो कहलाता है कंडीशन एंट्री, और ये वाला जो पार्ट है ये अपना कहलाता है एक्शन एंट्री। इस प्रकार से इसके 4 भाग एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, मतलब ऊपरी बाया चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, उसको अपन बोलते हैं कंडीशन स्टब। लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट इज नोन एज एक्शन स्टब, उसको अपन बोलते हैं एक्शन स्टब। ये वाला जो पार्ट है यानी कि अपर राइट क्वाड्रेंट, दैट इज नोन एज कंडीशन एंट्री, उसको अपन बोलेंगे कंडीशन एंट्री। एंड लोअर राइट क्वाड्रेंट इज नोन एज एक्शन एंट्री, उसको अपन एक्शन एंट्री बोलेंगे। देखो इसमें 2 ही शब्द यूज हुए हैं मेनली, एक कंडीशन एक एक्शन। 2 तरीके से उनको यूज किया गया है। स्टब का मतलब होता है लिखने का तरीका, या फिर अपन यूं बोल सकते हैं मैटर, और एंट्री का मतलब होता है प्रविष्टियां। जैसे अपन स्टैटिक्स के अंदर करते हैं, कॉमर्शियल एंट्रीज करते हैं, स्टैटिस्टिकल एंट्रीज करते हैं, वैसे इसके अंदर एंट्रीज होंगी। अब ये चारों काम क्या क्या यूज किए जाएंगे? ये जो भाग है कंडीशन स्टब, ये कंडीशन लिखने का काम करता है, कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है। एक ही काम है कंडीशन लिखना। एक्शन स्टब जो काम है वो किसको एक्सप्लेन करता है? एक्शंस को एक्सप्लेन करता है। ये जो है ये कंडीशन की एंट्री करता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है उसके बेस पर एंट्री का काम करता है, प्रविष्टि का काम करता है। किसकी एंट्री का काम? कंडीशंस की। ऐसे ये भी एंट्री का काम करता है, एक्शंस की एंट्री का। कोरस्पॉन्डिंगली का मतलब जो कंडीशन है उसके बेस पर एंट्री करेगा, जो एक्शन है उसके बेस पर ये एंट्री करेगा। अब देखो इनको लिखने की कुछ एक नियम है, वो मैं आपको बताता हूं, फिर अपन एग्जांपल से उस चीज को सॉल्व करेंगे। कंडीशंस इस पार्ट में लिखी जाती हैं, जितनी भी कंडीशन है प्रोग्राम के लॉजिक में सारी अपन इस पार्ट में लिखेंगे। कंडीशंस हमेशा एक लॉजिकल फॉर्मेट में होगी और सीक्वेंस नंबर के साथ होगी। लॉजिकल फॉर्मेट का मतलब सबसे पहली कंडीशन या सबसे बड़ी कंडीशन सबसे ऊपर 1 नंबर के साथ लिखते हैं, दूसरी 2 नंबर के साथ, तीसरी 3 नंबर के साथ, चौथी 4 नंबर के साथ, इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा ही सेम काम एक्शंस के रूप में होगा। एक्शन स्टब में अपन वही सारी एंट्रीज का मतलब वही सारे एक्शन जो कंडीशन से रिगार्डिंग है उनको अपन यहां लिखेंगे 1 2 3 4 करते हुए, सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करवाते हुए। यहां अपन इन कंडीशंस की लॉजिकल एंट्री करेंगे, और वो लॉजिकल जो एंट्री होगी वो 2 ही चीजों से होगी। उसको अपन बोलते हैं, वो जो 2 पार्ट है y और n। y का मतलब होता है यस, कि ये कंडीशन सही है, और n का मतलब होता है नो, कि ये कंडीशन गलत है। y जो है वो लिखना कंपलसरी है, और ये जो है ये ऑप्शनल है। ऑप्शन में आप चाहो तो लिख सकते हो n, या नहीं लिखो तो अंडरस्टूड है कि वो n ही है। ऐसे ही सेम एक्शंस की एंट्री की जाती है। एक्शंस की एंट्री के लिए अपन क्या करते हैं? 2 प्रकार के सिंबल्स यूज करते हैं, एक राइट और एक क्रॉस।
राइट का मतलब सही कि ये एक्शन लिया जा रहा है, क्रॉस का मतलब ये एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इनमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ये जो चीज है ये कंपलसरी है और ये जो है ये ऑप्शनल है। अब इन चारों चीजों को अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अपन डिस्काउंट सिस्टम के बारे में समझते हैं। डिस्काउंट सिस्टम क्या होता है? जैसे कोई भी बुक स्टोर है, कोई भी बुक सेलर है, उसके पास अलग अलग बुक का ऑर्डर दिया जाता है, उसके बेस पर वो डिस्काउंट दे रहा है। अपन मान के चलने की क्या है, अगर बुक्स का जो ऑर्डर है और यहां पर मैंने लिख दिया डिस्काउंट, अगर बुक्स का ऑर्डर मोर देन 50 बुक्स है, मतलब 50 से ज्यादा, मैं इसको हिंट के तौर पर बोल रहा हूं कि अगर जो बुक्स है वो मोर देन 50 है, 50 से ज्यादा है, तो उस केस में डिस्काउंट होगा 20%। अगर जो बुक्स का डिस्काउंट है वो 20 से 50 है, या बुक्स का ऑर्डर 20 से 50 बुक्स का है, तो वो उसको देगा 10% डिस्काउंट। अगर बुक्स का ऑर्डर 5 to 20 है या 10 to 20, कुछ भी ले सकते हैं अपन, 10 to 19 ले सकते हैं, तो इसका मतलब उसको देगा 5%। और यदि लेस देन 10 है तो उसको 0%। ये अपना एक सिनेरियो होगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए, उसके बेस पर अपन बनाएंगे कि अपने पास 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं बुक ऑर्डर से रिगार्डिंग। यदि कोई जो बुक सेलर है उसके पास कोई इंडिविजुअल या कोई भी आदमी ऑर्डर देता है 50 से ज्यादा बुक्स का, तो वो टोटल में 20% डिस्काउंट करता है। अगर 20 से 50 बुक्स का दे रहा है तो 10% कर रहा है, अगर 10 से 19 बुक का दे रहा है तो 5% कर रहा है, और अगर लेस देन 10 दे रहा है तो 0% कर रहा है। अब अपन इसको बनाते हैं डिसीजन टेबल। वो कैसे बनेगा? जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रत्येक डिसीजन टेबल के 4 पार्ट होते हैं। इस तरीके से 4 पार्ट है अपने सिस्टम। इन चारों पार्ट्स को अपन डबल लाइन से सेपरेट करते हैं। ये मैंने 2 लाइनों से इनको सेपरेट कर दिया। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये वाला जिसको अपन बोलते हैं कंडीशन स्टफ, इसमें कंडीशन लिखी जाती है। कंडीशन अपने को किसके बारे में लिखनी है? बुक ऑर्डर के बारे में। ये अपने को कंडीशन लिखनी है। बुक ऑर्डर के लिए अपने पास 4 सीक्वेंस है या 4 अपने पास कंडीशंस हैं। मैं चारों को सीरियल नंबर की सहायता से लिखूंगा। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अपने को या तो बढ़ते हुए क्रम में ऑर्डर लिखना है या फिर घटते हुए क्रम। जैसे सबसे ज्यादा अपना क्या है? बुक का ऑर्डर मोर देन 50 बुक्स। उससे जो छोटा कौन सा है? 22 50 बुक्स। थर्ड है 10 to 19 बुक्स, और फोर्थ है लेस देन 10 बुक्स। ये अपनी 4 कंडीशन हो गई जिनको अपन ने लॉजिकल क्रम में लिखा है। सबसे पहले अपन ने लिखा है 50 से ज्यादा बुक्स, फिर 20 से 50 के बीच में, फिर 10 से 19 के बीच में, और लास्ट लिखा है अपन ने 10 से कम बुक्स। अब इसके बेस पर एक्शन लिए जाएंगे। एक्शन किस काउंट में होंगे? डिस्काउंट फॉर्मेट। ये डिस्काउंट फॉर्मेट में होंगे। अब ये भी जैसे अपन ने बढ़ते हुए मतलब घटते हुए क्रम में लिया, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, इसको भी अपन उसी क्रम में लेंगे। सबसे बड़ा जो डिस्काउंट है वो है 20%।
दूसरा जो डिस्काउंट है वो है 10%, तीसरा जो डिस्काउंट है वो है अपना 5% और लास्ट जो डिस्काउंट है वो अपना 0%। इस तरीके से अपने परसेंटेज वैल्यू, ये दोनों चीजें अपन ने असाइन कर दी। कंडीशन स्टब में सारी कंडीशन लिख दी, एक्शन स्टब में सारे एक्शंस लिख दिए। अब अपने को एंट्रीज करनी है। एंट्रीज अपन हमेशा लॉजिकल करेंगे। जैसे ये अपना सबसे पहला केस हो गया, ये अपना दूसरा केस हो गया, ये अपना तीसरा केस हो गया, ये चौथा केस हो गया। ऐसे ही ये अपना फर्स्ट डिस्काउंट हो गया एक्शंस की एंट्री के लिए, ये सेकंड एक्शंस की एंट्री के लिए, ये थर्ड एक्शंस की एंट्री के लिए और ये फोर्थ। जो अपना पहला केस था वो क्या था कि बुक का ऑर्डर 50 से ज्यादा बुक का है। देखो इसको समझना ध्यान से, 50 से ज्यादा बुक का, इसका मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन सही हुई? ये वाली, बाकी सारी गलत है। और सही वाली कंडीशन को अपन किसकी सहायता से लिखते हैं? 1, और बाकी सबको अपन किसकी सहायता से लिखेंगे? n। देखो बिल्कुल सिंपल है, जो कंडीशन सही है उसके सामने y और जो गलत है उसके सामने n। अब इसके बेस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? कितना % डिस्काउंट मिलेगा यदि 50 से ज्यादा बुक्स का ऑर्डर है तो 20%, यानी कि ये वाला राइट और बाकी सारे रॉन्ग। ये पहली अपनी लॉजिकल एंट्री होगी डिसीजन टेबल में। जब बुक का ऑर्डर 50 से ज्यादा है तब उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे ही अपन दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री क्या है? जब बुक्स का ऑर्डर 20 से 50 बुक्स के बीच में, चारों ही कैसे अपने को लिखने, तो इसका मतलब ये अपना हो गया n, ये y, ये n, ये n। उसको डिस्काउंट मिलेगा 10%, यानी कि 10% राइट और बाकी सारे रॉन्ग। ये दूसरा हो गया। ऐसे ही हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री क्या है इसके अंदर? जब बुक का जो ऑर्डर है वो 10 to 19 बुक है, यानी कि पहली कंडीशन हो, दूसरी कंडीशन हो, थर्ड कंडीशन है, तब उसको डिस्काउंट मिलेगा 5%। ये इसके पहले। और ऐसे ही लास्ट कंडीशन है जब बुक का ऑर्डर लेस देन 10 है, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, और लास्ट वाला केस, तब उसको डिस्काउंट मिलेगा 0%। इस तरीके से अपन लॉजिकल एंट्रीज करते हैं। अलग अलग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी बुक्स का ऑर्डर है उसके कोरस्पोंडेंस में अपन एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज करने का तरीका अपना सीरियल ऑर्डर में रहेगा। जिस ऑर्डर में अपन ने ये कंडीशंस और एक्शंस लिखे उसी के कोरस्पोंडेंस में अपन इनको यूज करेंगे। एक चीज इसमें और भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया कि ऑप्शनल और कंपलसरी क्या होता है। मैंने ये बताया कि जो कंडीशंस है, जैसे मैं इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए बता रहा हूं कि y जो लिखना है वो कंपलसरी है, n आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। अगर मैंने ये खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब भी यही माना जाएगा कि बुक का जो ऑर्डर है इट इज मोर देन 50 बुक्स। ऐसे ही अपने एक्शंस हैं। एक्शंस के अंदर ये जो राइट है ये अपना कंपलसरी है, ये सारे अपने कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल। अगर आप एंट्री ऐसे भी करोगे तब भी वो सेम उसी प्रकार से, सेम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं। जितनी भी एंट्रीज इनको आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। जहां जहां रोज और एंड है आप हटा सकते हो, लेकिन जहां जहां वाइट और राइट का मार्क है वो अपने को रखना होगा। जो मैंने पहले टेबल बनाई थी वो और ये जो मैंने टेबल बनाई है इन दोनों में कोई फर्क नहीं। इनको इसी प्रकार से रीड किया जाएगा। चाहे तो आप उसके अंदर इनको इंप्लीमेंट करके रखो, या फिर आप चाहो तो इसके साथ साथ ये भी लगा सकते हो, यहां एंड लगा सकते हो, यहां क्रॉस लगा सकते हो। प्रत्येक एंट्री में दोनों में कोई फर्क नहीं। इस तरीके से अपन कोई भी डिसीजन टेबल को लिख सकते हैं। लिखने में अपने को जो चीज ध्यान में रखने की है वो सिर्फ यही है कि कंडीशन हमेशा लिखो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। जैसे इसमें लिखा है वो ऑर्डर अगर अपने पास मात्रा है तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। एक्शंस में भी सेम केस है, लेकिन यदि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि वो नहीं है तो अपन अल्फाबेटिकल भी लिख सकते हैं।
ऐसे जो कंडीशंस की एंट्री करते हैं वो अपन वाई और एन की सहायता से करेंगे, प्रत्येक कंडीशन को इंक्लूड करते हुए, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एक्शंस है वो राइट और क्लोज के माध्यम से अपन डिफाइन करेंगे। तो ये एक तरीके से डिसीजन टेबल हो गया जो अपना बेसिकली कंडीशंस और एक्शंस को ही एक्सप्लेन करता है। थैंक यू।